नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र के चुनावों की और हमारे साथ हैं अविनाश धर्माधिकारी जी। मैं स्वागत कर रहा हूँ अविनाश जी का जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः। और पिछली बार हमने जो चर्चा की थी महाराष्ट्र के चुनावों के बारे में वो बड़ी लोकप्रिय रही और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा। लगभग 1.5 लाख लोग उसको देख चुके हैं और लगातार वो आगे बढ़ रहा है। तो अब अविनाश जी जो है वो महाराष्ट्र की यात्रा भी करके आए हैं, तो मैं अब उनसे पूछना चाहता हूँ, आरंभ में ही पहला प्रश्न मेरा यही है, माहौल कैसा है? नमस्ते संजय जी और हमारे सभी जो मैं उनको सहयोगी समझता हूँ। जयपुर डायलॉग जो देखते भी हैं, सबके प्रति मेरी भावना है कि राष्ट्र का काम करने वाले वो सभी हमारे सहयोगी हैं, सबको नमस्ते। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पिछली बार जहाँ तक पहुँचे थे। उस वक़्त मैंने एक ये आकलन कहा था कि लोकसभा के तुरंत बाद जो लगा था कि विधानसभा तो गई है, युति के हाथों से, जो वर्तमान सरकार है। और अगर चुनावों का अध्ययन किया जाए तो जो कुल मिला के आमतौर पर दिखाई देता है कि जो लोकसभा का चित्र है, अगर वहां से लेके 6 महीनों से कम समय में विधानसभा भी है, तो वो लोकसभा की के प्रभाव में ही वो रहता है। लेकिन वो बिल्कुल। आकलन तो बदल चुका है। वो बीच में ही बदल चुका था। लोकसभा का कुल मिला के निर्णय जो गहराई में जाके देखें तो अगर ऊपर-ऊपर दिखाई दे रहा था कि 32 आघाड़ी को मिले और मात्र 17 युति को मिले थे, लेकिन उसका अगर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से विश्लेषण किया जाए, तो ये देखा था कि फिर आघाड़ी को थोड़ी ही आघाड़ी है। माने करीब-करीब हुँ। 153-53 और युति 151, रहता है 128। हाँ, 128 इसका मतलब है कि सीन बदला जा सकता है। अब लोकसभा के समय एक बहुत दुखद वास्तविकता थी कि जो कोर वोटर है, एक तरह से नाराज था और उस कोर वोटर को प्रवृत्त करने वाली जो शक्ति है, वो थोड़ी काम कम कर रही थी। मेरा इशारा संघ की तरफ है। जी हाँ, जी हाँ, जी पर हाँ, अब बिल्कुल। ये लेसन जो दोनों ने माने बीजेपी ने भी और संघ ने भी सीख लिया, तो मुझे लगता है कि निर्णायक फैक्टर अगर कोई है, तो अब चुनाव में संघ अपने तरह से काम में लग चुका है। तो शांति से पर्दे के पीछे रहते हुए घर-घर में और व्यक्तिगत संपर्क पर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए मुझे लगता है कि इससे चित्र बदलेगा। और मैं शुरू में और एक ही बात कहूँगा, जब अब बात हो रही है, तो ये पक्का है कि मैच युति के फ़ेवर में झुका हुआ है, झुका हुआ है। फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत ही सतर्कता ज़रूरी है। आखिर में जो जीत और हार में फ़र्क होगा, वो 20 तारीख को कौन-सा संगठन अपने मतदाता को घर से बाहर निकालने में सफल रहता है, इसी पर रहेगा। इसलिए मैं सतर्क करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह की कोई माने कि आप जीत ही रहे हैं और इस अगर ओवर कॉन्फिडेंस में गए, तो जीत का रूपांतरण हो सकता है। इसलिए ब्रॉड आकलन मैं कहूँगा कि अभी कुल मिला के वातावरण युति के फ़ेवर में है, फिर भी वास्तविकता ही है कि कांटे का टक्कर है, इसलिए बहुत सतर्कता के साथ आने वाले दिनों में मोबिलाइज़ेशन करना पड़ेगा। विदर्भ और मराठवाड़ा ये 2 चिंता के विषय थे, अब वहाँ क्या स्थिति है? इस पर जो पढ़ाई मैं कर पाया हूँ या जो विदर्भ, मराठवाड़ा दोनों प्रदेशों में ज़मीन पर काम कर रहे हैं, उनसे भी मैंने फीडबैक लेने की, समझने की कोशिश की। तो एक तो जहाँ तक विदर्भ का सवाल है,
लोकसभा का वातावरण पूरी तरह से पलट चुका है, पूरी तरह से। माने अगर विदर्भ में मुख्य राजनीतिक लड़ाई मुख्य रूप से बीजेपी की कांग्रेस के साथ है, तो विदर्भ का मतदाता भी करीब-करीब इस नतीजे पर, निर्णय पर आ पहुंचा है कि अब बीजेपी को, युति को जिताना है। तो वातावरण में बदल है। हमने पिछली बार भी ये कहा था कि जो महाराष्ट्र का चित्र सामने आएगा, वो काफी हद तक विदर्भ तय करेगा। तो अब जो या चित्र बदल चुका है, तो अपर हैंड अभी भी मेरा वर्णन है कि अब युति स्लैश बीजेपी का अपर हैंड है। अभी मुझे मराठवाड़ा से मैं कहूंगा प्रामाणिकता के साथ कि एक सुखद आश्चर्य है। सुखद मेरा आश्चर्य। राजनीतिक हाँ, मैं मन ही मन में जब सच्चाई का सामना करना है, तो मैं मान रहा था कि मराठवाड़ा का वातावरण हो सकता है युति के विरुद्ध हो। एक तो वहां जरांगे फैक्टर काम करता है ज्यादातर, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जरांगे फैक्टर किस तरह से परिणाम करेगा। और दूसरा, थोड़ा जो मराठवाड़ा ज्यादा जात पर बटा हुआ है, ये दुखद हम्म। बात है। इसलिए हम्म। उसका जो राजनीतिक आविष्कार अपेक्षित था, वो लग रहा था कि युति के विरुद्ध जाएगा। लेकिन अब मराठवाड़ा की जमीन से भी ये फीडबैक आ रहा है सामने कि एक तो मनोज जरांगे पाटिल ने जो चुनाव में सक्रिय होना नहीं होना पसंद किया, माने नहीं हुए, और पब्लिक रूप से तो उन्होंने किसी को अपना सपोर्ट डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि वास्तविकता बच्चा-बच्चा जानता है कि उसके पीछे बारामती है। और जहां तक अगर मनोज जरांगे का वो की वो तो बात चले, उसको तो प्राइवेट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह देंगे साहब कि वो क्या किसी का क्या प्राइवेट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। क्या लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं कि जमीन से ये रिपोर्ट आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनोज जरांगे पाटिल की ही बात सुनी जाएगी। यहां तक कि मराठा वोटर, विशेषकर मैं उसमें महिलाओं का जो झुकाव है, वो जात पात से पार जाते हुए, तो मेरे कहने का मतलब है कि मराठा बहनें भी, माँ बहनें भी ज्यादातर अब युति के पक्ष में है। इसलिए मराठवाड़ा का भी चित्र युति के फेवर में जा रहा है। हालांकि फिर आई रिपीट कि है तो कांटे का टक्कर, फर्क अगर रहेगा तो 5-7 सीटों का दोनों में रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये वहाँ की जो 46 सीटें हैं, तो मैं देख रहा था कुछ ओपिनियन पोल्स को, तो कह रहे थे कि 46 में से तो केवल 12 सीटें आ रही हैं भारतीय महायुति को, और जो 62 सीटें विदर्भ में है, उस कह रहे थे कि उसमें से 62 में से 25 ही आ रही हैं। आपका क्या आकलन है? नहीं रहेगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मराठवाड़ा में ओके, मैं कहूंगा 20 से कम नहीं आएंगे, 20 से कम नहीं आएंगे। 20 से कम नहीं विदर्भ आएंगे, में भी और हाफ के आसपास, हाफ या थोड़ा ज्यादा रहेगा, हाफ से भी ज्यादा रहेगा, आपसे ज़्यादा रहेगा। या 33 या 34, 33 से 34 में रहेगा। जी। तो आप बात कर लेते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की, जिसमें 70 सीटें आती हैं, सबसे बड़ा चंक यही है। हम्म, और कोंकण में और ठाणे और कल्याण इत्यादि ये सब मिला के ये कोई 39 सीटें होती हैं। तो आप अभी यहाँ पर भ्रमण करके आए इन क्षेत्रों में, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक पारंपरिक रूप से पश्चिम महाराष्ट्र हमेशा मुख्य रूप से कांग्रेस का और अब उसके बाद एनसीपी का गढ़ रह चुका है ट्रेडिशनली। तो वहां तो शक्ति है, ये तो मानना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कुल मिला के अगर एनसीपी की बात चले, अगर शरद पवार का जहां तक बस चले, उन्होंने तो पब्लिकली कह दिया है कि जयंत पाटिल मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जयंत पाटिल पश्चिम महाराष्ट्र से हैं, और वास्तविकता है कि अपने
कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो उनका नाम भी है, उन्होंने काम भी किया है। तो पश्चिम महाराष्ट्र का चित्र उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बि कौन सी है? इस्लामपुर एक्चुअली गलत नाम इस्लामपुर है। सच्चाई ये है कि मूल नाम ईश्वरपुर है। ओहो! उस पर फिर कभी बात करेंगे। एक वक़्त में वहाँ कोई मज़हबी अध्यक्ष था, नगराध्यक्ष। हुँ, उसने एंट्री करते हुए लिख दिया इस्लामपुर। एक्चुअली एक एरिया था इस्लामपुर। ये ऐतिहासिक ये कहानी है कि छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगज़ेब ने जब कोंकण में कैद कर लिया और वहां से ले चले थे यहाँ पुणे के पास में जो वढ़ू तुळापुर जगह है, तो बीच में वहां उन्होंने मुकाम किया। उस एरिया का नाम उन्होंने दे दिया इस्लामपुर, पर गांव का नाम था ईश्वरपुर। पर ये जो एक था अध्यक्ष, उसने उसका नाम कर दिया। तब से हमारे सेक्युलरवाद ने उसका नाम इस्लामपुर ही कह दिया। जयंत पाटिल की कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है। अच्छा। तो मैं कह रहा था कि पश्चिम महाराष्ट्र का चित्र थोड़ा बिखरा हुआ है। हुँ, वहाँ हुँ, और भी शक्तियाँ हैं, जैसे कि कोल्हापुर के जो छत्रपति हैं, नौजवान युवा है, हुँ, छत्रपति संभाजी उनका भी नाम है। उन्होंने हुँ, एक अपना गुट, अपनी पार्टी अलग से फ्लोट कर दी है। उसका हुँ, परिणाम हुँ, विशेषकर पश्चिम महाराष्ट्र में हो सकता है। तो जो डिवाइड होगी वोटों की, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो मैं समझने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए पक्का मैं दावे के साथ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा पश्चिम महाराष्ट्र में आघाड़ी सशक्त है और आघाड़ी में भी उबाठा नहीं, उसमें कांग्रेस एनसीपी। लेकिन ये जो तरह-तरह से बिखरा हुआ चित्र है, एक ये छत्रपति संभाजी महाराज का स्वराज पक्ष है, दूसरा एक शेतकरी संगठन के वहाँ कार्यकर्ता है, उनका अपना-अपना कैंप है वहाँ पे। और उसमें भी एक राजू शेट्टी है जो खासदार माने एमपी रह चुके हैं, उनका एक और भी संगठन है। तो कुल मिला के पश्चिम महाराष्ट्र बिखरा हुआ है, पर वास्तविकता का सामना करना ज़रूरी है कि इस बिखराव में ज़्यादा सशक्त कांग्रेस एनसीपी दिखाई दे रहे हैं। जी। कोंकण की बात अलग है। कोंकण मुझे विश्वास है कि युति के पक्ष में जा रहा है। कोंकण में एक हिंदुत्व का भी भाव है और ये जो योगी जी का बहुत ही प्रभावी वर्णन है, उन्होंने एक वाक्य में जो बता दिया, बटेंगे तो कटेंगे। हुँ, हुँ, ये तो आम वोटर तक पहुंच रहा है। उसका परिणाम कोंकण में भी दिखाई देगा, वहां युति का पलड़ा भारी है। अच्छा। तो कोंकण में जो क्षेत्र हम लेते हैं, ये जो ठाणे, कल्याण, ये तो एकनाथ शिंदे का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। पालघर और भिवांडी, ये जो 24 सीटें जो आती हैं इन लोकसभा क्षेत्रों में, अ, इनमें तो लोकसभा में भी बड़ी अच्छी स्थिति थी महायुति की। अब क्या देख रहे हैं आप? नहीं, एक एक फिर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ओपन सीक्रेट बता रहा हूँ। अ, ये पक्का है कि हर मुस्लिम वोट अ, युति को नहीं जाएगा। ये हुँ, पक्का है। वो लोकसभा पक्का की है। बात वो आगे चलेगी। व्यक्तिगत रूप से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेसन, ये सीख युति ले ले, तो ये पक्का है। वो जो भिवंडी एरिया है, इधर पश्चिम महाराष्ट्र में नॉर्थ साइड में भी मालेगांव, वहाँ पे मुस्लिम वोट सशक्त है। मुंबई के कुछ पॉकेट्स हैं और कोंकण के भी कुछ पॉकेट्स हैं। वहाँ पे मुस्लिम वोट पक्का अपना काम करेगा आघाड़ी की तरफ से। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली को देखा जाए तो संख्या कम निकल आएगी जहां मुस्लिम वोट के कारण निर्णय तय होगा। वहां जो राष्ट्रवादी वोट है समझ चुका है कि मुस्लिम वोट किस तरह से, चाहे उसे स्ट्रैटेजिक वोट कहो या सच्चाई तो यह है कि खुद वो भी इसको वोट जिहाद कह रहे हैं। ये जो
दो या दो विशेष बातों की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हुँ, एक कुछ दिनों पहले मुस्लिम संगठनों ने आघाड़ी को एक अपना आवेदन दे दिया। उसमें कुछ हाँ, 10 से हाँ, ज़्यादा माँगे रखी हैं वहाँ पे, 17 माँगे थी। 17। और जिस किसी ने हमारा इतिहास अगर थोड़ा भी देखा है, तो वो जानता है कि वो तो सारी ऐतिहासिक प्रतिध्वनि है, जिन्ना की 1927 में जो 14 पॉइंट चार्टर था साइमन कमीशन को दिया हुआ, पूरा हुँ, मुस्लिम अलगाववाद का वो मैनिफेस्टो है। हुँ, और वो 1929। है, हाँ, हुँ, वो दिया है, वो तो उद्धव ठाकरे ने तो मान्य भी कर लिया कि हाँ, उन्होंने दिया है। हो सकता है कि उसका जो वोटिंग पर परिणाम होगा, उसका अनुभव करने पर शरद पवार ने कहा कि अब तक मुझे वो मिला नहीं है। तो जो वो है ना वो उनका वो जयंत पाटिल ने चालाकी, तो चिट्ठी भी लिख दी उनके हाँ, एक्नॉलेजमेंट की। हाँ, हाँ, कि मान्य है, पर शरद पवार कहते हैं वो मुझे अब तक मिला नहीं। गहरी बात यह है कि बर्ताव देख हर हर भारतीय को मैं कह रहा हूँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पर हर भारतीय समझ ले, ये जितना जल्दी समझ लेगा कि ये जो धर्मांध मज़हबी अलगाववाद है, और ढाढ़स उनका यहाँ तक बढ़ चुका है कि 10% आरक्षण दे दो, पुलिस में दे दो, कि पुलिस में 10% अलग से ये रहेंगे मज़हबी, ये तो ये दिस इज़ अ मैसेज सतर्क होने के लिए। मैं वो कोंकण ठाणे का की बात हमारी, और ठाणे मुंबई की बात चल रही थी। हमारी पिछली वार्ता में भी मैंने कहा था मैं एक ये जो कि जो आपने मु ये जो बताया, ये जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड है जिसकी है कि हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पर इंटरप्ट या करूँगा आपको। आप तो स्वयं चुनाव लड़े हुए हैं और राजनीति से अच्छी तरह से आप आपकी जानकारी है, राजनीति का पूरा ज्ञान है आपको। जिस ग्रुप का आपको समर्थन पूर्ण होता है, तो जिसमें आप 100% आपको पता है कि ये ग्रुप तो कहीं नहीं जा रहा हुँ, और विशेषकर मुस्लिम ग्रुप यदि आपको लग रहा है कि साहब ये कहीं नहीं जा रहा, तो और आपको ये भी पता है कि साहब कि अगर आप बहुत ज़्यादा मुस्लिम करोगे तो सामने से प्रतिक्रिया हो सकती है। तो मैंने समझदार राजनेताओं को देखा है कि वो अ, बंद कमरे में सारी चीज़ें तय कर लेते हैं और बात कर लेते हैं और ओपन में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करते। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मैंने कई बार दिया है, एक बार आपके सामने भी देता हूँ। वो 2015 का जो बिहार का चुनाव था, जो कि लालू ने और नीतीश ने एक साथ लड़ा था और उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटों तक रोक दिया था। हाँ, आपके मेरे ख्याल से वहाँ 240 का सदन है। तो उसमें जो नीति उन्होंने अपनाई थी और ये सबके जितने भी उनके जो बड़े लीडर थे या जो उनके आलिम उलमा थे, रिलीजियस लीडरशिप थी, जिससे भी थी, सबसे बात करके ये कि भई अ, हम तो तुम्हारे ही हैं, तुम्हें इसमें कोई संदेह है नहीं। काम तो सब तुम्हारे हिसाब से ही होगा जब हम जीतेंगे। लेकिन अभी हुँ, जो है, हम इसको पूरी तरह से सीक्रेट रखेंगे और तुमको टिकट भी कम देंगे, टिकट भी कम देंगे। पूरे चुनाव में उन्होंने कहीं हिंदू-मुस्लिम नहीं किया। अब मैं जानता हूँ कि शरद पवार जी जो हैं, वो कम घाक नहीं हैं। जो शब्द मैं उपयोग में ला रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को उस पर आपत्ति हो। लेकिन सब जानते हैं कि साहब कि शरद पवार जी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लालू से किसी भी तरह से कम नहीं हैं। इतनी एक प्रकार से अपनी इस प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, पूरी तरह से जो विपरीत परिस्थितियाँ रही हैं, उसमें भी। तो उनके रहते हुए ये इतना सारा टेम्परेचर उन्होंने क्यों बढ़ाया? अपनी तरफ से बढ़ाया। ऐसा क्यों हुआ? 2-3 फैक्टर उसमें रहेंगे। पहला है कि जो ये जो मज़हबी मुस्लिम गुट है, वो पक्का अपनी कीमत वसूल करने पे तुला हुआ है। वो जानता है कि हमारा अगर वोट चाहते हो तो फलाँ माँगे हैं,
और हम चाहते हैं कि पब्लिक रूप से उसका सपोर्ट कर लो। दूसरी बात, एक तरह का डेडलॉक हुआ है। ब्रॉड फॉर्मुलेशन ये है कि आघाड़ी की सोच ये है, जो मुझे कुल मिला के लगता है कि स्वतंत्रता के बाद ही कुल मिला के कांग्रेस की ये सोच है कि जो अल्पसंख्यक वोट हैं, उसको डराते रहो बहुसंख्यक विशेषकर हिंदुत्ववादी वोट से। इसलिए उसको कहो कि तुमने तो हमें सपोर्ट देना ही है, हम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, और हिंदू समाज को जात पात पे तोड़ दो। तो जात पात की बात करते हुए एक हिंदू समाज का हिस्सा और अल्पसंख्यक, तो ये पहुंच जाता है 35 से 40% तक। ये उनकी सोच थी, और अगर चुनावों का इतिहास देखें तो आंकड़ों में भी वो प्रतिबिंब वो दिखाई देता है। अब इस बार ये हो रहा है कि जात पात की नीति ऐसा लगा कि लोकसभा में चली आघाड़ी के पक्ष में, लेकिन जब से संघ ने अपना काम शुरू कर दिया तो अब वो चलना बंद हो गया। इसलिए भी चिंता है आघाड़ी के गुट में। तो मजहबी चाहते हैं कि बैकिंग दे दो, पब्लिक कर दो, क्योंकि ये छुपी बात नहीं है जिससे कि हम आपको बाद में अकाउंटेबल मान सकते। एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं, मुझे लगता है कि चर्चा वहां से और आगे चलेगी। मैं जो कहना चाहता था कि मूल रूप से एक जो महाराष्ट्र का अपना स्थान है भारतवर्ष में, अनायास ही जो महाराष्ट्र में होता है उसका परिणाम तो देश पर होता है, राजनीति पर भी। पर ये जो मौलवी है सज्जाद नोमानी, उसने तो खुल के ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि हमें तो केंद्र की सरकार हटानी है, तो शुरुआत महाराष्ट्र से करना है। तो एक्चुअली मैं तो उसके धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये जो मैं इसी पे आना चाहता था। हाँ, देखिए, यस। मैं थोड़ा जो है वो मुस्लिम पॉलिटिक्स में थोड़ा अंदर तक घुसा हुआ हूँ। इनके जो है मूव्स, काउंटर मूव्स थोड़ा समझता हूँ। इनके जो अलग-अलग फैक्शंस हैं उनको भी जानता हूँ। ये सज्जाद नोमानी जो है, ये एक देवबंदी है, तबलीगी टाइप का है ये, और ये जो है इसका कोई प्रभाव नहीं है बरेली में, यहाँ सॉरी मुंबई में और इसके आसपास के क्षेत्र, यहाँ ज़्यादातर जो है वो बरेलवी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अ, जो इसने बात कही, अच्छा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्समैन है। अब जो इसने बात कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। वो कहता है कि साहब 269 सीटों पर हम एमवीए को प्रोटेस्ट सपोर्ट करेंगे। अब जो सीटें जीतनी हैं, जो मुस्लिमों की सहायता से बिल्कुल सेफ हो जाती हैं, ये उस पे से जिनमें 25% से ज़्यादा वोट है, ऐसी केवल 25 सीटें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, जिनमें 25% से अधिक मुस्लिम वोट है। और वो कह रहा है कि साहब वो 19 सीटें जो है उन पे हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब वो 19 सीटें जो है ये खुला, ये बाय इम्प्लीकेशन ये संदेश दे रहा है कि ये 19 सीटें जो है वो दूसरे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। वो दूसरे लोग कौन है? 14 सीटों पर लड़ रही है एमआईएम, और 5 सीटों पर मुसलमान खड़े हुए हैं समाजवादी ने। तो ये 19 सीटें तो ये एमवीए को हरवा रहा है। अच्छा, और आप जानते हो कि जो घोषित जो कार्यक्रम है, जो लॉन्ग टर्म घोषित कार्यक्रम है आपके ओवैसी का, वो ये है कि भई कांग्रेस को पहले हटाना है। कि कांग्रेस को हटाए बिना जो है वो मुस्लिम्स पावर में नहीं आ सकते। तो ये जो है वो मुसलमानों को धोखा देके उनका वोट लेती है। उनका एक पुराना घोषित वो है, वो समय-समय पर टैक्टिक्स बदलते रहते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी के रूप में ये है। अब ये नोमानी जो है, ये आके टेम्परेचर बढ़ाता है। मैं आपसे ये है सबमिशन करना चाहता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ, जो ये टेम्परेचर बढ़ा है, वो 2 कारणों से बढ़ा है। और ये बढ़ाया है इन लोगों ने बगैर मतलब के, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि ये गया है महायुति के हित में। लेकिन एक कारण तो ये है कि जनाब उद्धव ठाकरे जो हैं इस समय मुसलमानों की पहली पसंद बन चुके हैं, जिसके कारण से शरद पवार जी भी और कांग्रेस वाले भी थोड़े से चिंतित हैं।
कि भाई अगर ये मुसलमानों की पहली पसंद है जनाब उद्धव ठाकरे, तो बाद में हमें परेशानी होगी। तो इन 2 कारणों से इनकी जो इंटरफैक्शनल लड़ाई है मुसलमानों की आपस में, और दूसरी जो आपके एमवीए के बीच में जो एक संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें जनाब उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपना वोट कुछ ला नहीं पा रहे हैं, और मुसलमान जो हैं वो उनको नंबर 1 पे, मतलब उनको ही अब औरंगज़ेब का वारिस जो है वो करार कर रहे हैं। इन 2 कारणों की वजह से टेम्परेचर बढ़ा है, जिसका लाभ महायुति को हुआ है। ये मेरा सबमिशन है आपके सामने, आप इस पर टिप्पणी करें। बिल्कुल पूरी तरह से सहमत है। उसमें मैं और ऐड करूँगा चंद मुद्दे। ये जो 19 सीटों की बात है ना, तो हो सकता है उनका ये कैलकुलेशन है कि हंग असेंबली होगी। वैसे राजनीतिक चित्र महाराष्ट्र का इतना बिखरा हुआ है, आज कोई नहीं जानता। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे और मनसे किंग मेकर होगा। अब होगा नहीं होगा देख लेते हैं। लेकिन ये सज्जाद नोमानी वाली जो बात है कि ऐसा उनको लगता होगा, ये मैं गणित बता रहा हूँ, जानकारी नहीं बता रहा हूँ। ये मेरा आकलन बता रहा हूँ कि 10-20 भी सीट अगर कंट्रोल में है, तो हो सकता है कि 23 नवंबर के बाद ऐसा चित्र सामने आए कि अपने 10-15 सीट लेके भी जो किसी को सपोर्ट करेगा, किंग मेकर का रोल वो कर सकता है। इसलिए ये सज्जाद नोमानी की भी सोची समझी चाल हो सकती है। दूसरा, ये पक्का तय है, ये मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि मैसेज तो ये है कि स्ट्रैटेजिक वोटिंग में मजहबी वोट ने जहां वो युति को हराएगा ऐसे उम्मीदवार को वोट करना है, ये मैसेज पक्का है। इसलिए जहां ओरिजिनल शिवसेना का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो जैसा मैंने पिछले अपने वार्तालाप में भी कहा था कि शिवसेना का अपना जो बेस है, वो एकनाथ शिंदे जी की तरफ चला है। इसलिए वहां का मजहबी वोट जानता है कि अब उद्धव ठाकरे हम ही पे पूरी तरह से निर्भर है। इसलिए उन उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो कह रहे हैं कि हम जनाब उद्धव ठाकरे जी के पीछे खड़े रहेंगे। पर बाकी अघाड़ी में जो बाकी सीटें हैं, वहां भी उनका स्ट्रैटेजिक वोटिंग की बात तो चलेगी। तो सज्जाद नोमानी हो या अभी जो वो आवेदन दे दिया, ये सोची समझी चाल है। नहीं, लेकिन इससे जो प्रतिक्रिया हुई है हिंदू पक्ष में, और ख़ास तौर से जिस तरह से आप देखा कि पहले तो आरंभ में तो खाली योगी जी थे। योगी जी के बाद में फिर पवन कल्याण और टी राजा सिंह, ये जो हिंदू मैस्कट्स हैं, इन्होंने आके पूरा माहौल बदला है। तो ये आपको लगता है समझदारी का काम किया इन्होंने? फिर भी मुझे लगता है माने उनकी तरफ से अगर अ, ये जो जरूरी है कि विरोधी हो, चाहे उन्हें शत्रु कहे, उनकी सोच क्या है ये तो समझ लेना तो जरूरी है। तो इसके पीछे उनकी ये स्ट्रैटेजिक सोच, जैसा फिर मैं याद दिलाऊंगा कि मनोज जरांगे पाटिल ने भी पहले तो कोशिश की कि दलित, मुस्लिम और मराठा अगर एक साथ आ जाए, वो काम नहीं आई। और जब वो पता चला कि वो काम नहीं आई, तो मनोज जरांगे ने फिर घोषणा कर दी कि अब मैं चुनावी राजनीति में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब जहां तक ये दलित, मराठा, मुस्लिम की बात है, ये तो पहले से माने जब से एनसीपी शरद पवार ने स्थापित की 10 जून 1999, तो उनकी तो तब से वो नीति है, तब से चली आ रही है, और वो विशेषकर मराठवाड़ा में काम करती है। इसलिए जब वहां पवन कल्याण फैक्टर काम करेगा, मराठवाड़ा का एक सांस्कृतिक रिश्ता आंध्र से लेके भी है, इसलिए वो पवन कल्याण फैक्टर मराठवाड़ा में काम करेगा। इसी में दलित वोट की आपने बात की कि तो दलित वोट जो भी सीएसडीएस इत्यादि का जो आया था, उसमें दलित वोट ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नहीं मिला। लगभग 40-42% वोट दलितों का लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है।
ये सीएसडीएस की फाइंडिंग है। उसके बाद से एक और घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है दलित राजनीति में, वो उसकी भी आप समीक्षा करें। और वो हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का उपवर्गीकरण पर जो निर्णय आया है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी हम जानते हैं कि किस प्रकार से एक महार वर्सेस अदर्स की एक सब टेक्स्ट चलता है अंदर ही अंदर। तो और ये जो महार हैं वो पूरी तरह से विरोध में रहते हैं, या फिर वो प्रकाश अंबेडकर को कुछ वोट दे देते हैं। 2-3% वोट हर बार प्रकाश अंबेडकर ले जाते हैं, इस बार पता नहीं क्या स्थिति उनकी रहेगी। और बाकी जो है अधिकतर जो तथाकथित उच्च जाति वाले जो दलित हैं, ये भी एक अजीब-सी विडंबना है। उच्च जाति के जो दलित हैं, वो कांग्रेस और एमवीए के साथ रहते हैं। ये उपवर्गीकरण का जो निर्णय आया है, उसके बाद हरियाणा में जिस प्रकार से बड़ी त्वरित गति से उसका उपवर्गीकरण कर भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस प्रकार से आंध्र में इसके इसकी घोषणा कर दी रेवंत रेड्डी ने, और बाद में उन्होंने जो उनकी सेंट्रल लीडरशिप थी, उन्होंने उनको बैक ट्रैक कराया। ये क्या इसका कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है? मुझे नहीं लगता है कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति और चुनावी राजनीति में दलित गुट के वोटिंग बिहेवियर पर इसका कुछ परिणाम होगा। उदाहरण के तौर पर जो एक दलित मुख्य नेता है कई सालों से, रामदास आठवले, वो जो कि नवबौद्ध, जिन्हें कि ट्रेडिशनली महार से जाना जाता था, वो युति के साथ है, पक्का युति के साथ है, पब्लिकली युति के साथ है। और उनके स्टेटमेंट्स अगर देखें तो अच्छी तरह से सूझबूझ के साथ वो हैं कि वो एक्सपोज भी कर देते हैं कि दलितों को कथित उच्च वर्णियों का डर दिखाते हुए अलग-थलग किस तरह से किया भी जाता है, और आखिर में वो जो दलित हितों की बात कर रहे हैं, वो असल में मात्र उनकी राजनीति चला रहे हैं, दलितों का हित नहीं कर रहे। ये सब रामदास आठवले भी खुल के कहते हैं। फिर एक हिस्सा ये जाहिर है कि प्रकाश अंबेडकर जी के साथ जाता है, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जाता है, लेकिन उसका अगर गणित देखें तो परिणाम उसका युति के फेवर में निकल के आता है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी भी पूरा दलित वोट महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जाने से रोकता है। तो जगह-जगह पे जो वंचित बहुजन आघाड़ी, जहां उनकी शक्ति है, ताकत है, इसलिए उसका भी गणित जो निकल के आता है वो आघाड़ी के विरुद्ध निकल आता है। और जिन्हें कि ट्रेडिशनली नवबौद्ध कहते हैं, मेरा ये अनुभव है, अब मैं कह रहा हूं कि मेरी कुछ सभाएं हुई दलित बस्तियों में, और वहां संविधान की बात पर हमने चर्चा भी की, तो मुझे लगा कि आम दलित वोटर तक भी बात पहुंची है कि राजीव गांधी वो माओ की लाल किताब दिखाते हुए जो ढोंग कर रहा है, मुझे लगता है कि वो दलित वोटर को भी समझ में आ चुका है कि वो असल में ढोंग है, और असल में जो बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि थी संविधान के प्रति, उस पर कांग्रेस काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अगर दलित बस्तियों की सभाओं में भी अगर हो, तो वहां अनुकूलता दिखाई देती है कि हाँ, होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसलिए वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की राजनीति में उसका दलित वोट पर कोई विशेष परिणाम होगा। जी। आज खड़गे साहब ने एक बयान दिया है। खड़गे साहब मुझे लगता है कि वो अप्रसन्न दिख रहे हैं राहुल गांधी से, इसलिए वो राहुल गांधी का कार्यक्रम करते रहते हैं। जो भी कार्यक्रम उन्होंने किया, जो योगी जी के विरुद्ध जो विश्वमन करते हैं, या उसका क्या प्रभाव पड़ता है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो उन्हें बता पा रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि साहब कि ये बीजेपी वाले जो हैं, ये जो है ये सांप है, और सांप को कुचलना है। अगर आपके सामने जहरीला सांप आए तो आपको उसको मारना ही पड़ता है। हालांकि ये वाइल्ड लाइफ एक्ट के भी विरुद्ध है, जिस संविधान की बात करते हैं।
आजकल तो रेस्क्यू कराया जाता है, यदि आपको सांप दिख जाए तो तुरंत वन विभाग को आप, हमारे यहाँ कॉलोनी में बहुत निकलते रहते हैं, तो हम तो जैसे ही कोई निकलता है तो हम उसको मारने का प्रयास नहीं करते, वाइल्ड लाइफ वालों को इन्फॉर्म करते हैं, तुरंत उनकी रेस्क्यू टीम आ जाती है 10 मिनट। तो उसके भी विरुद्ध है, तो संविधान के भी विरुद्ध हो गई। और कह रहे हैं कि साहब कि बीजेपी जो है वो जहरीला साँप है, इसको मार देना चाहिए। तो ये पहले भी नरसंहार की बात कर रहे थे, वो रक्तपात की बात कर रहे थे। इनके साथ समस्या क्या है? रक्तपात तो इनके साथ हुआ था, जो कहा योगी जी ने कि रज़ाकारों ने तो इनको मारा था। हाँ, ये क्या अंदर ही अंदर मिल गए हैं क्या? भाजपा का कार्य कर रहे हैं? नहीं, इस तरह के जो वाक्य है ना, मुझे उसमें सुनाई देता है उनका डेस्परेशन, और मुझे उसमें सुनाई और दिखाई भी देता है कि ये पब्लिक कन्फेशन है कि हालात पर से नियंत्रण खो चुके हैं। ये फीडबैक के अब निकल रहा है, फिसल रहा है, तुम्हारे हाथों से चुनाव फिसल रहा है। तो डेस्परेशन हुँ। में इस तरह के वाक्य निकल के आते हैं अलग-अलग नेताओं के, शरद पवार से लेकर के भी। मैं ऐसे वाक्य कई कोट कर सकूँ कि ये दिखाई देता है। मैं एक मिसाल के तौर पर कह रहा जी। हूँ कि पिछले 2-3 दिनों में खुद शरद पवार ने भी बार-बार ये कहा कि हर हालत में सत्ता फडणवीस के हाथों हम जाने नहीं देंगे। अब ये अच्छा। एक बड़ी सूझबूझ की शब्द रचना है ये। कोशिश ये है मैसेज देने की कि फिर एक बार ये ब्राह्मण विरोध या ब्राह्मण द्वेष चलाओ और बताओ वोटर को कि युति की अगर जीत होगी तो इसका मतलब है कि फडणवीस, माने वो जो बार-बार वो कि फडणवीस को सत्ता जाने नहीं देंगे। वरना इस वाक्य को कोई मतलब नहीं है, इस वाक्य की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे व्यक्तिगत रूप पर खुद देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं नहीं। इधर अजित पवार ने भी पब्लिकली कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। हालाँकि ये तीनों एक सुर में कह रहे हैं कि हम शांति से चुनाव के बाद यूनानिमसली हम तय करेंगे। लेकिन राजनीतिक चित्र सामने उभर कर आया है कि युति ये चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ रही है। मुझे लगता है ये सही बात है। इसमें वोटर को भी सही मैसेज जा रहा है, और फिर ये जो डेस्परेशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वाक्यों में वो दिखाई देता है। एक और मैं पक्का इशारा कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले जो कह रहा था कि महाराष्ट्र के चाहे विधानसभा के चुनाव हो, एक तो उसका पूरे देश की राजनीति पर भी परिणाम होता है, और जी। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से इस बात पर करीब-करीब एक गर्व है मुझे कि महाराष्ट्र का व्यक्ति अनायास राष्ट्रीय सोचता है, पूरे देश की सोचता है। मतदाता भी अगर वोटिंग भी करेगा, तो पूरे देश की सोचेगा। इसलिए आज के विश्लेषण में मैं एक साथ 2 कॉन्ट्राडिक्टरी है ट्रेंड, लेकिन एक ही साथ वो सच है। एक तरफ राजनीतिक चित्र इतना बिखरा हुआ है कि आखिर में 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वहां का जो नेता है वो अपनी जगह के लिए लड़ रहा है। इसलिए एक तरह से स्थानिक मुद्दे अ, बहुत शक्ति के साथ सामने उभर कर आते हैं। ये मैं कह रहा हूँ सच है अभी भी। फिर भी एक कुल मिला के एब्स्ट्रैक्शन अगर कहें तो महाराष्ट्र का मतदाता जानता है कि अभी उसका जो बिहेवियर रहेगा उसका परिणाम देश पर होने वाला है। तो जो राष्ट्रवादी सोच है महाराष्ट्र की, वो इस चुनाव में काम करेगी कि अब वो जानता है कि मात्र विधानसभा के लिए ये चुनाव नहीं है। मैंने पिछली वार्ता में भी कहा था कि महाराष्ट्र का हरियाणा हो सकता है। मेरे उस वाक्य में भी छिपा हुआ मुद्दा था कि मुझे भी एक दिलासा है कि हरियाणा का वोटर भी समझ चुका कि वो चुनाव मात्र हरियाणा विधानसभा का नहीं है, उसके देश की राजनीति पर परिणाम, यहाँ तक कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की जीत हुई, तो बांग्लादेश की तरह हालात महाराष्ट्र देश में निर्माण करने की कोशिश है। उसी तरह से राष्ट्र की सोचते हुए वोटिंग करने का
एक बहुत बड़ा हिस्सा है महाराष्ट्र में। तो बहुत जल्दी में मैं 2-3 ही बातें सामने रखूँगा। एक तो जो जी, बार-बार राजीव राहुल गांधी बार-बार कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। ये उनका बार-बार कहना है। कैम्ब्रिज में कहा, अमेरिका में जाके उन्होंने कहा कि सिखों का भारत में स्थान डेंजर में है कि वेदर दे कैन वेयर टर्बन। ये कब, ये किसके बैटिंग कर रहा है, किसके लिए? जब अमेरिका कनाडा के कंधों पर से भारत पर बंदूक चला रहा है, उधर चाहे निज्जर हो चाहे पन्नू हो, और ये राहुल गांधी वहां जाके आग में जैसे घी डाल रहा है और यूरोपियन यूनियन को कहेगा कि जैसे तुम्हारा यूरोपियन यूनियन है, हमारा इंडियन यूनियन है। बार बार ये बात है। तो एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी अपनी छोटी आवाज में, लेकिन महाराष्ट्र को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देख लो कि ये कितनी राष्ट्र विरोधी बात है। मेरा अनुभव ये है कि ये पर्याप्त प्रमाण में महाराष्ट्र के मतदाता तक बात पहुंच रही है। इसलिए वो वोटिंग भी जो करेगा, राष्ट्र की दृष्टि से करेगा और इसलिए अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। 2-3 दिन पहले एक जी। शरद पवार ने वाक्य कहा तो मुझे हुँ, हंस पड़ा मैं उस पे कि अच्छा। शायद ही वो वक्त आता है जब मैं उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि हाँ। शरद पवार ने कहा कि 23 नवंबर को जो होगा अच्छा होगा। तो मैंने कहा हाँ, मैं सहमत हूँ। 23 नवंबर को जो होगा अच्छा होगा। वो तो जाने जाते हैं। वैसे मैं या बात कर रहा था, आप भी जानते हैं वो उम, भाऊ तोरसेकर भी काफ़ी स्थानों पर गए थे और उनका कहना है कि एक अंडर करंट है और एक वो जो कीर्तनी जत्थे जो चल रहे हैं, उन्होंने या पूरा माहौल बदल दिया है। आपने भी ऐसा कुछ देखा क्या अपने प्रवास में? मुझे तो सौभाग्य मिला हुँ। 1 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र के सभी कीर्तनकारों का एक सम्मेलन था। अच्छा, जबलपुर जिले में कण्हेरी कहाँ? एक आश्रम है। कण्हेरी नाम की जगह है, कण्हेरी किस आश्रम जिले है। में? बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आश्रम है वो। तो वहाँ पूरे महाराष्ट्र के ये कीर्तनकारों ज़िला का एक कौन-सा बताया आपने? किस ज़िले में? कोल कोल्हापुर कोल्हापुर में। कोल्हापुर में, हाँ। तो वहाँ 1 अक्टूबर को सम्मेलन हुआ था। हुँ, उसके एक सत्र में सबको संबोधित करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। तो अच्छा। पूरे महाराष्ट्र भर में से 5,000 से ज़्यादा कीर्तनकार थे वहाँ पे। और जो महाराष्ट्र की एक महाराष्ट्र का वैभव है, पूरे संतों की परंपरा और जो वारकरी चलते हैं। और वास्तविकता तो यह है कि शरद पवार को विशेषकर धर्म से, सनातन से कुछ लेना-देना नहीं है, तो एक तरह से शत्रुता की भावना है। और ये वारकरी जानते हैं अच्छी तरह से। तो कीर्तनकारों ने तब वो बात ठान ली कि गाँव-गाँव तक अब ये सांस्कृतिक चेतना ले जानी है। तो भाऊ अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस बात का वो फीडबैक मिल रहा है कि वहां से जो चली चेतना वो जमीन पर और गांव-गांव तक परिणाम कर रही है। ऐसा तो जो मैंने पढ़ा है कि अ, महा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर समर्थ गुरु रामदास जी ने भी इस प्रकार के कुछ मूवमेंट चलाया था, जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ा और ये जो एकता उस समय जो आई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर, ये उसका भी प्रभाव था। ऐसी बात है राइट क्या? है, बिल्कुल है। ऐतिहासिक उसमें पूरे सबूत और प्रमाणों के साथ है। एक शिवाजी महाराज व्यक्तित्व स्वयंभू है। वो अ, माँ जिजाऊ के संस्कारों को लेके और रामायण महाभारत से सीख लेके उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा। ये पक्का है कि उसकी समर्थ रामदास ने शक्ति भी बढ़ाई। ये महाराष्ट्र में फिर राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये जो संभाजी ब्रिगेड है, और ये जाहिर है कि उसके पीछे शरद पवार हैं। हुँ। उन्होंने जात-पात की एक द्वेष की राजनीति चलाई। तो नैरेटिव ये कहने की कोशिश की कि जैसे शिवाजी महाराज उनकी व्याख्या में सेक्युलर थे।
और जैसे हाँ, हाँ, समर्थ वो रामदास और तो उन्होंने हाँ, बहुत उसका मैंने तो इस हाँ, पे कई कार्यक्रम किए थे या, मतलब या। और समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज का कोई रिश्ता नाता था नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के पिताजी से भी मिले थे और फिर शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास का एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। 2 ऐसी जगह हैं जहाँ समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज का वर्णन किया है और इससे बेहतर वर्णन कहीं मिलेगा नहीं कि शिवाजी महाराज क्या है, जो एक मराठी में निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू श्रीमंत योगी। ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। इसके हुँ, कवि लेखक समर्थ रामदास है। फिर छत्र शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ, पूरे भारतवर्ष का इतिहास पलटने वाला एक शत्रु पर प्रति हल्ला है उसमें, उसका भी समर्थ रामदास ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि आनंद वन भुवनी, मुझे लगता है हिंदी भाषी भी ये समझ पाएंगे हाँ, कि बिल्कुल, शिवाजी बिल्कुल। महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो हम पहुंचे आनंद वन भुवनी। समर्थ रामदास कहते हैं, स्वप्नी जे देखिले रात्री, ते ते हुँ, तैसेची होतसे, हिंडता फिरता आलो आनंद वन। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी ये कहते हुए मेरे रोंगटे की समर्थ रामदास कहते हैं, हर वो सपना जो हमने देखा, आज शिवाजी महाराज वो पूरा कर रहे हैं। और फिर जब महाराज चल बसे और संभाजी महाराज छत्रपति बने, उन्हें भी समर्थ रामदास ने लिखा हुआ एक पत्र है। ये तो मैं नौजवानों को, युवकों को कहता हूँ कि वो कंठस्थ कर लो वो पत्र। उस एक 21 ओवी है, उसमें 21 है ओवी। 21 ओवी में समर्थ रामदास ने पूरा मैनेजमेंट साइंस है, लीडरशिप है, भारत का राष्ट्र विचार है, उस राष्ट्र विचार में महाराष्ट्र की भूमिका क्या है और इस सब के चलते उन्होंने 3 ओवी में शिवाजी महाराज का वर्णन किया है। शिवरायास आठवावे, जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी राहावे कीर्ती रूपे. शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे सलगी देणे कैसे असे, शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप, भूमंडली। 3 ओवी है। 3 उसमें शिवाजी महाराज समर्थ रामदास ने जिस तरह से बताए हैं, आज तक एक प्रेरणा का स्रोत है। जी, बिल्कुल। तो ये तो इसका मतलब है कि जो फीडबैक है वो बिल्कुल सही है और यदि ऐसा है तब तो वो तो कह रहे हैं अंडर करंट है, देखते हैं तो 23 को ही पता चलेगा। अंत में आपसे पिछली बार भी मुंबई की बात रह गई थी, मुंबई की बात हुँ, कर लेते हैं। हुँ, तो मुंबई की 36 सीटें जो हैं, तो बड़ा तगड़ा कॉन्टेस्ट है और तगड़ा कॉन्टेस्ट इसलिए भी है कि वो केवल वो द्विकोणीय नहीं है, कहीं-कहीं त्रिकोणीय है, कहीं-कहीं चतुष्कोणीय है, मनसे भी या, है वहाँ पर। तो ये जो 36 सीटें हैं, इनका कैसे आप देख रहे हैं? क्या परिणाम निकलता हुँ, है? क्योंकि इन हुँ, 36 सीटों में भी यदि देखें लोकसभा में, तो लोकसभा में भी महायुति ने विधानसभा सेगमेंट वाइज़ 1-2 सीट ज़्यादा जीती थी, 19-17 का था वहाँ पे। 19 सीटें महायुति ने 19 सेगमेंट जीते थे और 17 सेगमेंट जो थे वो एनडीए ने जीते थे। हालाँकि पार्लियामेंट्री सीटें उन्होंने 4 जीती थी और या, इन्होंने 2 जीती थी और 2 में से भी 1 जो थी वो मात्र 48 वोट से जीती थी। हुँ, तो ये हुँ, कहा जाएगा कि साहब कि बड़ा ही शोचनीय प्रदर्शन था महायुति का। अब क्या है? हुँ। मुझे पक्का विश्वास है कि युति का पलड़ा भारी है। एक मेरा आकलन है कि कहीं न कहीं युति का मनसे के साथ कुछ सेटिंग है। हुँ, तो मनसे ने जहाँ-जहाँ भी अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, उनका मुख्य राजनीतिक काम जो शिवसेना का वोट वैसे उद्धव जी के पास चला जाता, वो हुँ, अब उसको राज ठाकरे के रूप में एक पर्याय है तो उनकी तरफ आ जाएगा और उसमें जो फिर वोटों का अंतर रहेगा वो युति के पक्ष में रहेगा। उसके साथ-साथ एक तरह से मनसे और राज ठाकरे अपने अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल स्पेस उनकी कि
महाराष्ट्र की राजनीति में स्थान क्या है, यहाँ तक कि नियमों के अनुसार उन्हें अगर एक पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन की मान्यता चाहिए तो जितना वोट लेना जरूरी है। तो 10-12 सीट ऐसे हैं जहां उनका युति के साथ सेटिंग इस तरह से की, हो सकता है वहां मनसे का उम्मीदवार आखिर में चुन के आए, लेकिन ये पक्का है कि वो युति को सपोर्ट करेंगे। अब मुंबई की जो बात है, लोकसभा में जो भी चित्र निकल के आया, एक उसमें लोकसभा के वक्त एक जाहिर है कि मुस्लिम स्ट्रैटेजिक वोट का परिणाम है और मुंबई में ऐसे पॉकेट्स हैं जहां के मुस्लिम वोटों का प्रभाव है। तब भी तय था, आज भी तय है। फिर भी मुंबई में अब वो जो हिंदी भाषी वोट है पूरी तरह से बीजेपी की तरफ है। मुंबई का जो गुजराती वोट है वो भी पूरी तरह से युति की तरफ है। और जो शिवसेना ट्रेडिशनल है, बाला साहब की शिवसेना माने ओरिजिनल वन, उसके साथ जो मराठी मानुस था और मुंबई में वो एजुकेटेड मिडिल क्लास है। तो मेरा ये अनुभव है मुंबई में कि उनके मन में वैसे उद्धव ठाकरे के प्रति अभी झुकाव नहीं है। मन में वो नाराज है जिस तरह से उद्धव ठाकरे की नीति चल रही है। तो जो मुंबई का मराठी, उसमें विशेषकर एजुकेटेड मिडिल क्लास मध्यम वर्ग, वो भी युति की तरफ है। तो जो गणित फिर सामने आता है वो ये बताता है कि मुंबई के जो अगर 34 जगहों में मुझे लगता है 20 या 21 जगह पे युति की जीत होगी। युति की जीत होगी। तो आइए अब इसी पड़ाव पर आज की इस चर्चा का समापन करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और अब आपसे मिलेंगे चुनाव परिणामों के बाद। जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंद, जय हिंद।